तो देखिए गॉस लॉ 12th लेवल पर आप लोग बहुत लोग 12th को ही पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन को ही पढ़ाते हैं। गॉस लॉ का बेसिक डिफिनेशन हम लोग रट लेते हैं हर बार, और डिफिनेशन आप लोग जानते हैं गॉस लॉ को जनरली क्या बोलते हैं। गॉस लॉ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू, एक मिनट, हाँ पूनम, एक मिनट, आप थोड़ा लेट भेजेंगे इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है, हो गया, आप ज्वाइन करिए। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको नेट चार्ज लिखते हैं, या हम यहाँ पर इंक्लोज चार्ज लिख रहे हैं ना, इंक्लोज चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। एप्सिलॉन आप लोग समझते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे, मीन्स सेपरेट सेपरेट। हमने आप लोगों को ई डॉट डी एस से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट हैं उस बेसिस पर सारा क्वेश्चंस करवा दिया। फिर हमने सेपरेट क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जितना पढ़े हम तो देखो, ये जो चार्ज मान लो कॉर्नर पर है, चार्ज सेंटर पर है, ठीक है, या चार्ज फेस सेंटर पर है, या बीच पर है, ये सारा कॉन्सेप्ट है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। क्लास रेगुलर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आसान क्लास है। क्वांटम मैकेनिक्स जो भी लोग नहीं कर पाए हैं, आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स के क्लास में जुड़ जाइए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे, है ना, या लाइव क्लास लेंगे आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए। पेशेंस रख के क्वांटम मैकेनिक्स को साइड बाय साइड करते जाइए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ाने में 1 महीने 2 महीने से ऊपर समय लगा हम लोग को, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, है ना, ये आपका कई तरह कॉन्सेप्ट हम उसमें डिस्कस किए हुए हैं, कई तरह का ज्योमेट्री को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए उस पार्ट को करना आप लोग को जरूरी है, इन द टाइम जल्दी कवर करना जरूरी है, और जो प्रॉब्लम आप लोग इन द टाइम डिस्कस कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज आज गॉस लॉ, यानी इन ये दो कॉन्सेप्ट है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, ये ओवर द क्लोज सरफेस यहाँ दिया हुआ, फ्लक्स का एक्चुअली फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के लिए, या फ्लक्स हम क्लोज सरफेस से एसोसिएट करते थे, आप इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस करते हैं, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आज का टारगेट हम लोग को इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइंड करके कौन सा जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। इसी को गॉस लॉ कहते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ते हैं कि फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना। कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसे कितना फ्लक्स जाएगा वो डिपेंड करता है वो चार्ज कितना इंक्लोज किए हुए। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके पीछे रीजन में आपको पहले भी समझाया है, हाईली सिमेट्रिक केस होना चाहिए, ठीक है। क्यू जितना चार्ज अंदर रखे, क्यू इंक्लोज मतलब जरूरी नहीं कि चार्ज यहाँ यहाँ कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, सबको जोड़ के यहाँ लिखना। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप लोग हर कोई जानते हैं। बहुत लोग नए हैं, थोड़ा सा क्वाड फील हो सकता है, आप लोग पुराना वीडियो के बाद देख के दोबारा जब इसको देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं जितना अधिक से अधिक आप लोग को कॉन्सेप्ट देते हुए आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को जो है 3 तरह का सिमेट्री पढ़ना, जैसे कि हम बताएं कि गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल वैलिड है, सिमेट्रिकल केस के लिए, चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही गॉस लॉ वैलिड है। तो आप लोग को 3 तरह का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है ना, आप लोग पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, या कहिए, ठीक है। पहला है, और अकॉर्डिंगली आप लोग 3 तरह गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ना, 3 तरह का सिमेट्री और 3 तरह गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ यानी गॉसियन सरफेस, आप लोग गॉसियन सरफेस बनाना सीखना होगा, गॉसियन सरफेस को यूटिलाइज करना सीखना होगा, है ना, उसका पोलर फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना सीखना होगा, सब कुछ सीखना होगा। तो गॉसियन सरफेस 3 तरह का सिमेट्री के लिए आपको पढ़ना है। एक तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट सिमेट्री, मतलब मान लीजिए आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए पॉइंट सिमेट्री मतलब पॉइंट चार्ज और उसके अराउंड सिमेट्री है, ठीक है। इसके लिए आपका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। फिर ऑन द बेसिस गॉसियन सरफेस आपको पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट सिमेट्री। फिर आपको पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सिमेट्री, ठीक है, या लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री।
पॉइंट सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, ये सब चार्ज से रिलेटेड हम बोल रहे हैं, ठीक है। और क्लियर होगा, पहले आप समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 3 तरह कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग इंटर लेवल पढ़े, उसको भी हल्का सा हम ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस हम लोग बना के देखते हैं कि इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस है, इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस है, और इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉइंट सिमेट्री के लिए। पॉइंट सिमेट्री बोलिए या पॉइंट चार्ज बोलिए, पॉइंट सिमेट्री की पहले हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, एकदम नोन सी बात है, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। अच्छा, इससे पहले हम लोग टारगेट क्या, फिर से आपको बता दें, हम लोग का टारगेट है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना 3 तरह का सिमेट्री के लिए। पॉइंट सिमेट्री मतलब पॉइंट चार्ज, लाइन सिमेट्री मतलब एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक पार्टिकुलर प्लेन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 3 तरह का सिमेट्री के लिए हमको गॉस सरफेस ड्रॉ करना सीखना है, और उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला और फ्लक्स का ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन को हम लोग गॉस लॉ की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहले समझिए गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस का इंपॉर्टेंस आता है, ठीक है। गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, कोई भी सरफेस को आप गॉसियन कब कहिएगा, पहले तो गॉसियन सरफेस बनता है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। गॉसियन सरफेस कहाँ बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। जब तक चार्ज नहीं है तब तक गॉसियन सरफेस, ये सब सारा चीज अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी पे लेके बैठे साइड में लिखिए, गॉसियन सरफेस इज वैलिड फॉर चार्ज, जब चार्ज रहेगा तभी गॉसियन सरफेस की बात करनी है, अदरवाइज गॉसियन सरफेस की बात करना ही नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, सुनीता का बहुत अच्छा जवाब है, पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रीज होता है, स्फेरिकल होता है। चलिए अच्छी बात है। सकल देव, उज्जवल, सुनीता, सुबल, सतीश, रवि, राज, गोविंद, अच्छा चलो गोविंद वगैरह भी अभी ज्वाइन किया। तो गॉसियन सरफेस किसको कहेंगे, गॉसियन सरफेस देखिए दो प्रॉपर्टी, आप गॉसियन सरफेस जब भी बनाएगा तो 2 चीज जरूर चेक करेगा। पहला, द वैल्यू ऑफ ई एट गॉसियन सरफेस हैज टू बी कांस्टेंट, है ना। द वैल्यू ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कांस्टेंट और जीरो। गॉसियन सरफेस बनाना एक बहुत बड़ा प्रक्रिया, बार बार हमको जरूरत पड़ेगा, हैज टू बी कांस्टेंट और जीरो। यानी गॉसियन सरफेस जब भी बनाएगा तो चेक करें क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, या तो एक वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 10-10-10 न्यूटन पर कूलम वैल्यू होगा या जीरो होगा। अगर मान लो इधर 10-10 है तो यहाँ जीरो रहेगा, है ना, या तो जीरो या तो कांस्टेंट, ये 2 वैल्यू, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और दूसरा नंबर चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, है ना, ई एंड E for electric field, A for area vector, must make angle either 0 डिग्री और 90 डिग्री। गॉसियन सरफेस पर कभी भी ये 0 डिग्री या ये दोनों कंडीशन वैलिड होना चाहिए, कांस्टेंट हो, जीरो हो, और इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन ये है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए ई और ए के बीच में। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए अब इसको हम लोग जरा अप्लाई करके देखते हैं। पहला, शुरुआत करते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री से, पॉइंट चार्ज सिमेट्री, पॉइंट चार्ज सिमेट्री। अब देखिए चार्ज वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज सिमेट्री को लेकर हम लोग को पढ़ना है। पॉइंट चार्ज सिमेट्री देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट चार्ज है, इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। आप लोग पढ़ाते हैं बच्चा लोग को, ऐसा स्फेरिकल सरफेस आप बनाते हैं, लगभग स्फेरिकल ऐसा बनाते हैं हम लोग, है ना। अब आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, गोल इसमें बनेगा नहीं, ये गोल सरफेस मान लो। अभी क्या है, इसका हर एक पॉइंट जो होता है इस चार्ज से इक्वल दूरी पर होगा, जब इक्वल दूरी पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डिस्टेंस है आर है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो आर डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर,
के क्यू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर, यानी यहाँ अगर E1 है, यहाँ पर अगर E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E1, E2, E3 ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं, तो ये पहला कंडीशन में या तो कांस्टेंट जीरो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखिए ई और ए के बीच का एंगल, तो देखिए चलिए इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ एक छोटा सा, ये पूरा स्फेरिकल है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होगा, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, लिए सबसे बढ़िया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जीएस में तो गॉसियन सरफेस समझिए। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा पार्ट लीजिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा, अंदर नहीं लेते हैं, एरिया वेक्टर ऑलवेज जो होता है आपका बाहर की ओर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो देखिए, तो ई और डीएस के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो हम सरफेस बनाया है, ब्लैक वाला, ये एक गॉसियन सरफेस है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के सिमेट्री को फॉलो करता है, गॉसियन सरफेस के कंडीशंस को फॉलो करता है। ये तो आसान था। अब आते हैं हम लोग फोर लाइन चार्ज, फोर लाइन चार्ज सिमेट्री, सिमेट्री की बात करते हैं, लाइन चार्ज सिमेट्री की बात करते हैं। सपोज कर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर उठता है कि गॉसियन सरफेस हम कैसा बनाएंगे, क्या इसके लिए गॉसियन सरफेस हम ये बनाते हैं, अगर गॉसियन सरफेस अगर हम ऐसा बना दें, ये सही है, या गॉसियन सरफेस हम इसके लिए ऐसा बना दें, ये सही है, बताइए रेड वाला सही है या ब्लैक वाला सही है, क्या लगता है कौन सा ब्लैक गॉसियन वाला सरफेस सही है सर, ब्लैक वाला सही, ब्लैक वाला ब्लैक वाला। जी सर। और कोई और उसमें कुछ दोनों करना चाहेंगे, दोनों के सॉल्व कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि रेड वाला ही परफेक्ट, रेड वाला से भी सॉल्व हो जाएगा सर। रेड वाला सही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं गॉसियन सरफेस का, जैसे कोई भी हम चार्ज लेते हैं तो हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लीजिए दोनों आप लोग सही है, शायद कंट्राडिक्शन हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप लोग को शायद हम डिराइव कराए हैं कि नहीं कराए हैं। अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, नहीं करवाए हैं, मे भी छूट गया, हमको लगता है छूट गया है, ऐसे बहुत सारा हम आप लोग करवाए हैं कि यदि आपके पास एक लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज के चलते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला हम बताए थे, शायद नहीं डिराइव किया, हमको यहाँ पे याद आ रहा है, एक सेकंड देख ले, आप लोग नोट्स जो नोट्स लिखवा थे उसको कट कर देते हैं, फॉर्मूला भी नहीं बताया है सर। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला छूटा हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज में लाइन चार्ज के चलते शायद आप लोग का छूट गया, ऐसे सब कुछ बताया, बस यही एक छूट गया है। एनीवे हम बता देते हैं आप लोगों को, पर इसका डेरिवेशन हम आज कर देंगे, आज ही कर देंगे, चिंता मत करिए, आज ही कर देंगे। ठीक है, ये आपका आर डिस्टेंस अगर है, यहाँ से ये लाइन चार्ज है हमारे पास, और इसका लेमडा जो है कांस्टेंट है, लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप लोग पढ़े लेमडा इक्वल क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। देखिए आप, हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग जो सब्जेक्ट मैटर उसको फिल करने की कोशिश करिए, टीचर को फिल करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कमी रह जा रहा है कि हम आपको दिख नहीं रहे हैं, बहुत लोग के साथ दिक्कत है, लेकिन आप सब्जेक्ट मैटर को फिल करिए। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है, आपसे पूछा गया इस चार्ज के चलते, जिसका कि सरफेस चार्ज लेमडा है, मान लो इसका लेंथ भी एल दे दिया है ना, लेंथ समथिंग है, तो आपसे यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग हम अभी तुरंत डिराइव करेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका दो कंपोनेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट याद रखिए, दोनों को जोड़ के रिजल्ट निकालेंगे, इधर का एक्स कंपोनेंट, इधर का
वाई कॉम्पोनेंट। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस लाइन चार्ज के चलते, ई एक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है और ई वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, ई एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 है ना माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 2। ठीक उसी तरह से ये जो है ये होता है के लेमडा बाई आर वाई कॉम्पोनेंट के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ऐसे आप लोग किसी एक का तो डेरिवेशन पहले भी किए हैं, है ना। एक मिनट, हाँ सो, हाँ बना क्या सो, अच्छा ठीक 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 है, ले लेंगे, अभी तो क्लास ही ले रहे थे हम भी। ठीक, ठीक है। ये और इसमें थीटा 1 थीटा 2 कहाँ रहता है, ये आपको थीटा 2 रहता, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2। इसको हम डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। फिलहाल आप नोट कर लीजिए कहीं किनारे में कि ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अब देखिए रिकॉर्डिंग है ना जी ऑन, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक। अब देखिए, अब चलिए आपको ये दोनों जो लोग फॉर्मूला बताया जरा इसको अप्लाई करते हैं। यही फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, ये लाइन चार्ज है। अब चलिए मान लीजिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिएगा और इसके एंड पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, थीटा 1 निकालिएगा, थीटा 2 निकालिएगा, इसमें पुट करेगा और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, ई एक्स निकलेगा और ई वाई निकलेगा। अब चलो बात करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप फिर से वही काम करिएगा, एक लाइन इधर की ओर ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप इधर की ओर ड्रॉ करिएगा, आप थीटा 1 निकालिएगा, थीटा 2 निकालिएगा। फिर इस पॉइंट के लिए हम लाल वाले की बात कर रहे हैं, लाल वाला अंदर में जो आपका सिलेंडर है, क्या लगता है हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, नहीं आएगा, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगा, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा, अकॉर्डिंगली ई एक्स ई वाई वेरी करेगा, इसलिए रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा इसके हर एक पॉइंट पर वो सेम नहीं होगा। सेम यही चीज यहां भी होगा, इस सरफेस के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये जो आपने दो सरफेस बनाया ये और ये दोनों गलत है, ये गॉसियन सरफेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि गॉसियन सरफेस का कंडीशन है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट हो या तो जीरो हो, यहां तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सर हाँ सर जो जो पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहे हैं सर, वो कोई एलिमेंट लेंगे तब ना बात करेंगे, फिर आप जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये पूरा जनरल है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरे तार के लिए है, ये पूरे लेंथ के लिए है। ये जो फॉर्मूला निकाले थीटा 1 से थीटा 2 का वैल्यू पुट किया, इस पूरे लेंथ के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है। तो ये जो आपका जो इतना बड़ा लाइन बनाया है, इस लाइन के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको बोला था, आप लोग बोले दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो देखिए यहाँ वाले का देखिए, यहाँ का ये एंगल बनेगा, यहाँ पर ये एंगल बनेगा, एंगल देखिए ये एंगल अलग, यहाँ पर जब बनाएगा तो एंगल डिफर कर जा रहा है, एंगल डिफर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर, तो ये तो फॉर्मूला लागू ही नहीं होगा यहाँ। तो गलती हाँ, कहाँ सही है। है, तो गड़बड़ी सर कहाँ, देखिए अब बताते हैं गड़बड़ी कहाँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, जिसे बोले पहला कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि हम लोग बनाना कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लिया जाए। इसको सही कैसे कर सकते जरा समझिए हम लोग। अगर हम लोग चार्ज को इनफाइनाइट मान लें, ठीक है, अगर चार्ज को क्या मान लें हम, इनफाइनाइट लेंथ का मान लें, और आप गॉसियन सरफेस अब बनाइए, अब आप इसका गॉसियन सरफेस बनाइए, कहीं से बनाइए, है ना, कहीं से भी बनाइए गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये चार्ज इनफाइनाइट है। अब बताइए तो इस पॉइंट के लिए थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा, इस पॉइंट के लिए थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा, सर 90 चार्ज डिग्री होगा इनफाइनाइट है, सर। 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री होगा तो ये cos 90, ये तो पार्ट खत्म, एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
अरे cos 90 डिग्री जीरो, ये भी जीरो, पूरा पूरा जीरो, तो ई एक्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इस पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ ई वाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बस ऊपर की ओर एग्जिस्ट करेगा। यही चीज इसके साथ भी होगा, यही चीज इसके साथ भी होगा, यही चीज यहाँ भी होगा, यही चीज यहाँ भी होगा, यही चीज यहाँ भी होगा। सर हो जाएगा तो 2k लैम्डा बाय आर। हाँ, जो भी हो वो तो इलेक्ट्रिकल बात की बात है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। अब क्या इस हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब बोले सर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? है ही नहीं, एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नो, नहीं होगा हाँ सर। ठीक है, नहीं हाँ है ठीक है, सर, म्यूट कर, नहीं होगा। हाँ म्यूट कर दिया। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? आपका एग्जिस्ट कर रहा है कांस्टेंट, इसीलिए हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? इससे कंक्लूजन हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपके लिए, देखिए हम पीछे बहुत सारा आप लोग डेरिवेशन करवाए कूलम्स लॉ पर, कोई भी वेस्ट नहीं है। आप लोग इस तरह बहुत लोग करते हैं, डेरिवेशन थोड़ी आता है एग्जाम में, नहीं डेरिवेशन, ये जो आपका कॉन्सेप्ट, ये जो डेरिवेशन शायद छूट गया गलती से, ये कूलम्स लॉ के थ्रू ही निकलेगा। अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है, सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, और आपके चलते अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो आप यहाँ पर कूलम्स लॉ, गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द गॉस लॉ Gaussian surface should be should satisfy some condition, and here in this case the Gaussian surface will not satisfy that condition. इसलिए ये कंडीशन याद रखिए कि लाइन चार्ज सिमेट्री के लिए Gaussian surface, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है ना। यहाँ पर एक लाइन हम जोड़ सकते हैं कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था, डायग्राम बनाते बोला कौन सा लाइन चार्ज इसमें सही है, नहीं इस तरह का आ सकता है। चलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ज्यादा टाइम उस पर हम नहीं दे सकते, और भी बहुत कुछ है लेकिन उस पर नहीं दे सकते, हमें क्वेश्चन पर जाना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पर आते हैं, या प्लेन चार्ज सिमेट्री, जो लैंग्वेज यूज करे वही यूज करिए। प्लेन चार्ज सिमेट्री, सर ये चार्ज रहेगा ना, क्या चार्ज रहेगा ना, प्लेन चार्ज सिमेट्री होगा ना। हाँ प्लेन चार्ज सिमेट्री, हाँ लिख दिए, प्लेन चार्ज सिमेट्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर यही ना आप लोग पढ़ाते हैं 12th में बच्चा लोग को, इस पर बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज है, ये सब डेरिवेशन हम यूनिफॉर्म चार्ज ले करेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं, यूनिफॉर्म चार्ज है। इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? अब हम बना रहे, बोलिए कौन सा सही है। थ्री दिखने के लिए थोड़ा सा ऐसा बना दे रहे पीछे, ठीक है, थोड़ा 3D म्यूट करिए किसका है, जब बोलना हो तभी अनम्यूट किया करिए, ठीक है। ये आपका गॉसियन सरफेस, क्या ये गॉसियन सरफेस सही है? जी सर सही है। सही। ये गॉस के सारे नियम्स को सेटिस्फाई करता है। देखिए पहला 90 डिग्री वाला चेक करिए, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। कुछ लोग जो नए हैं बिल्कुल हो सकता है नहीं जानते होंगे, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एरिया वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की ओर आएगा, इधर ही को आएगा, ये तो आप लोग जानते ही। अच्छा इधर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की ओर ना, तो इधर क्यों, इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों लगातार है? इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा इसका? यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा ना जी ये। और देखिए
और बताइए इसमें क्या ये सारा सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई दिक्कत है, बताइए। सर क्या पूछ रहे हैं? क्या ये गॉस सरफेस का सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये सर गॉसियन प्लेन सरफेस? इनफाइनाइट शीट होना चाहिए सर। हाँ प्लेन शीट है, तो क्या ये गॉसियन सरफेस जो है गॉस लॉ का सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये इनफाइनाइट शीट है ना। नहीं सर, नहीं कर पा रहा है सर। 3 रीजन अगर कंसिडर किए हैं तो देखिए आपको बता रहे हैं, फिर से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह इक्वल है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर। तुम बोलोगे कैसे सर? तो लग रहा है चार्ज यहाँ से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो फिर से यहाँ कूलम्स लॉ का एक डेरिवेशन आपको दिमाग में लाना होगा। आप लोगों को बताए थे यदि आपके पास एक डिस्क है, इसे बोले कूलम्स लॉ का सारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डिस्क के चलते आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये आर है और ये रेडियस अगर आर है, और इन केस अगर आर बहुत बड़ा है इस आर की तुलना में, मतलब ये पॉइंट बहुत नजदीक है और ये डिस्क है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कोई चार के चलते किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, क्योंकि ये हमारा एक डिस्क की तरह काम कर रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि इसको डिस्टेंस लेना देना नहीं है, इसलिए गॉसियन सरफेस वैलिड है। और इसलिए आप सर यहाँ पर लेकिन अब, हाँ बोलिए। सर लेकिन ये प्लेन इनफाइनाइट शीट रहेगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तो अनवैलिड हो जाएगा फिर। वो जो डिस्क वाला फॉर्मूला है वो भी इनफाइनाइट का ही केस है। हाँ वही चीज हमें बताना चाह रहे हैं। हाँ उस पर हम आ रहे हैं, वही चीज पर हम आना चाह रहे थे। ये चीज क्या दिखा रहा है आप किसी, ये तो सिंपल सी बात है, मान लो इतना बड़ा दीवार है, आप दीवार के बहुत नजदीक चले जाएंगे तो आपके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये केस इनफाइनाइट का ही केस है। आपको शायद लिखवाए होंगे हम कि आर अगर बहुत बड़ा है, ये पॉइंट बहुत नजदीक है, तो ये इनफाइनाइट सीट की तरह, इनफाइनाइट प्लेन सीट की तरह काम करता है, या इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करता है। तो वहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर सब सेम क्यों, उसके पीछे रीजन ये है। और ये जो सीट है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी सेकेंड या दूसरी भाषा में ये जो पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली यहाँ निकाल रहे हैं ये बहुत नजदीक होना चाहिए। दो चीजें हैं, या तो आप सीट को इनफाइनाइट सीट समझिए। इनफाइनाइट सीट का मतलब देखिए इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट सीट का मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत नजदीक है। लाइन चार्ज इनफाइनाइट होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत नजदीक है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आपका सीट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। आप इनफाइनाइट बोलिए या आपका पॉइंट बहुत नजदीक है। ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट था जो आप लोग समझ चुके हैं। अब जल्दी से जरा हम लोग जितना भी तरह का डेरिवेशन है शॉर्ट में देखिए आप कैसे डिराइव करते हैं। आप लोग लाइन चार्ज के लिए डिराइव किए हैं, आप लोग इनफाइनाइट सीट के लिए डिराइव किए, सब कुछ किए हुए हैं। अब उसको हमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी स्फेरिकल, सिमेट्रिकल सारा चीज हमको डिराइव करना होगा एकदम शॉर्ट में, तुरंत तुरंत। देखिए एक पेज में सारा डिराइव कर लेंगे हम लोग। अभी तक किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को नहीं है? और कौन कौन आज संख्या फिर कर रहा सर है? तो हाँ राजदीप बोलिए। सर, हम बोल रहे हैं फिर प्लेन सीट में तो फिर यही फॉर्मूला जो स्फेरिकल वाला लगाए थे E इक्वल टू नल बाई 2 E नॉट, तो ये तो प्लेन वाला में भी आ जाएगा फिर। हाँ यही आता है, सीट प्लेट के जो निकाले यहीं पर आ जाता है। तो गॉसियन सरफेस इसी के अनुसार आपको वैलिड प्रूफ करना होगा। कूलम्ब्स लॉ पहले आया, गॉस लॉ बाद में आया, इसलिए यही कॉन्सेप्ट लिख के गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया। ठीक है, अब ओके। देखिए एक मिनट। राजदीप, राजकुमार, प्रशांत, अच्छा पूनम भी ज्वाइन कर ली। हम देख रहे हैं नया नया क्लास में आज कौन कौन है। अच्छा पवन सर भी ज्वाइन किए हैं, गोविंद, गौरव, दिव्या, सुप्रेमिता, ठीक ठीक। चलिए ठीक है, हम बोले तब जल्दी से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट रिजल्ट जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होता क्या ना, एग्जाम में आप सारा रिजल्ट याद नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स की यही खराबी है कि सारा फॉर्मूला याद करके नहीं जा सकते हैं। फिर भी आप लोग जो बेसिक बताया उसको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी सब हर चीज याद रखिएगा तो मुश्किल होता है। अब ये देखिए, जो भी डेरिवेशन करने जा रहे हो उसमें दो चीज याद रखिएगा। हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और हमारे पास एक राइट हैंड साइड होगा। दोनों को साथ में नहीं सॉल्व करेंगे, अगल बगल सॉल्व करेंगे, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। यही दोनों साइड को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे, रिजल्ट तुरंत तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक एक बार देखते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉस लॉ से। एकदम सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट वाला। देखिए ई डॉट डी एस, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए आपको, ताकि आगे हम लोग जब हायर में बढ़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। ई डॉट डी एस, देखिए गॉस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट हो या तो जीरो होता है, तो ई तो बिना सोचे समझे आप बाहर निकाल दीजिए। बचा इंटीग्रेशन डीएस, तो अब पॉइंट सिमेट्री के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो गोल बनता है, ये इसका रेडियस आर हो गया। तो स्फेरिकल सरफेस बनता है, पॉइंट चार्ज के लिए जो सिमेट्री बनता है स्फेरिकल बनता है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जब बाहर निकल गया इंटीग्रेशन डीएस का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चार्ज जो अंदर इंक्लोज है वो तो सिंपल क्यू है, क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो आप कहिएगा सर ये तो हम लोग पढ़ाते हैं, सही बात है, आप लोग पढ़ाते हैं, सबसे आसान वाला है ये हो गया 4 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले हैं गॉस लॉ का। देखिए हर चीज हम लिखवा नहीं सकते हैं, वीडियो बनाइए, नोट्स आप लोग खुद बनाइएगा, हर चीज लिखवाएंगे तो समय बहुत वेस्ट होगा मेरा। सेकेंड आ जाइए, ये तो आसान था आप लोग के लिए। अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, एक लाइन चार्ज है, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये लाइन चार्ज है आपके पास, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से वही काम कीजिएगा, एक राइट हैंड साइड बनाइएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड बनाइएगा। ये सब आसान आप लोग लिखे हुए हैं, इसे तुरंत तुरंत हम करके बढ़ रहे हैं इस पर। एप्सिलॉन नोट करिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर देखिए ई बाहर निकल जाएगा, बचा डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन अब हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा, चूंकि ये इनफाइनाइट चार्ज होता है, आप गॉसियन सरफेस किसी भी लेंथ का बना सकते हैं, आप गॉसियन सरफेस किसी भी लेंथ का बना सकते हैं। और ये तो मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई बाहर निकल गया, बचा इंटीग्रेशन डीएस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसका, देखिए ये डीएस इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड होता है। ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया का इंटीग्रल लिखे थे आप, और यहाँ पर भी ये जो गॉसियन सरफेस आप बनाए उसका एरिया। तो एरिया यहाँ पर 3 पार्ट में, देखिए ये वाला है, ये वाला है, और इसका कर्व सरफेस है। 3 तरह का एरिया है ना, ये एक एरिया, ये एक एरिया। तो देखिए, तो यहाँ का आपको बताया था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट तो रहता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, सिर्फ ऊपर की ओर। तो जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, समझ रहे बात को ना, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा सिर्फ किस पे, ये एल वाला पर। तो एल मतलब कर्व सरफेस, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिख दीजिए, 2 पाई आर एल हो गया। देखिए ना, सोचने का तरीका बस बदलना, ताकि हर चीज, अब कितना चार्ज ये रखा होगा, कितना चार्ज इंक्लोज करेगा। तो चार्ज लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी लेमडा नहीं, यहाँ पर सॉरी हाँ लेमडा ही होगा, हाँ लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है, क्यू बाई एल होता है। क्यू इक्वल टू क्या, लेमडा एल। अरे इतना दूर में क्यू चार्ज लेमडा एल तक फैला हुआ है, लेमडा डेंसिटी है फैलने का, और एल तक फैला हुआ, तो लेमडा एल, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आसानी से हम लोग रिजल्ट ला दिए, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, जो मैं याद कर रहे याद करने की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है कि डीएस निकलता है सिर्फ इस एरिया पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया, इसको याद करेंगे, लेमडा बाय, एक सेकेंड,
लेमडा बाय, ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप हो रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेमडा बाय 2 पाइप्स एंड नोट आर, है ना, ये रिजल्ट आ गया। एल कैंसिल हो गया। चलिए, ये कॉन्सेप्ट कितना फायदा आपको करेगा देखिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप प्लेन है आपके पास, ठीक है, और इससे फिर आपका क्या पार कर रहा है, इससे हमारा ये एरिया पार कर रहा है, ये चार्ज है हमारा। फिर से वही कहानी करेंगे, ई डॉट डी एस लिखेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिएगा, इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो सीधे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट होता है, सिर्फ इस डीएस पे सोचना है। तो यही हमारा गॉसियन, यही हमारा, ये जो हमारा यही गॉसियन सरफेस है, ये वाला। अब बताइए इस गॉसियन सरफेस से एग्जिस्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, किस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है? सर सिर्फ सिलेंडर के पास, सिलेंडर ड्रॉ किए है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। हाँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये एरिया में और ये एरिया में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डीएस का वैल्यू ए हो जाएगा। दो एरिया है, 2a हो जाएगा एक्चुअली। ये दोनों एरिया में एग्जिस्ट करना ना, ये वाला भी और ये वाला भी, 2a हो जाएगा सिंपली। दोनों एरिया जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोनों का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। और कितना चार्ज इंक्लोज करेगा यहाँ वाला चार्ज, तो जितना क्यू इक्वल क्या होता है, यहाँ सिग्मा का रोल आएगा ना, सिग्मा इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, ए इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आसान हो गया। फोर्थ में आइए, अब फोर्थ आपके लिए रह गया। अब स्फीयर के लिए आते हैं हम लोग, इसको अलग से बताते हैं, यहाँ तक तो सिंपल था। स्फीयर के लिए आते हैं, हम लोग बात करेंगे फॉर hollow इंसुलेटर या इंसुलेटेड स्फीयर। देखिए जल्दी से इसको देखा जाए, हमारे पास एक हॉलो इंसुलेटेड स्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ। हॉलो में तो चार्ज ऊपर ही है, ऊपर से ये इंसुलेटेड है, हम कंडक्टिंग पर भी आएंगे, इंसुलेटेड है। इसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 जगह, है ना, एक इनसाइड, दूसरा आउटसाइड, तीसरा सरफेस। ऑन द सरफेस। ये सब आसान आप लोग के लिए, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर जल्दी हम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे सोचने का तरीका वैसे ही रखना है। ई डॉट डी एस, मेंटल कैलकुलेशन करना सीखिए। ई इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर निकाल दीजिए, बचा डीएस। डीएस मतलब गॉसियन सरफेस, तो आपको गॉसियन सरफेस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको इनसाइड पॉइंट पर, यहां पर चाहिए, आपको इनसाइड पॉइंट यहां पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा, ठीक है, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा। अब बोले सर अब ई बाहर कैसे निकाल दिए, तो यहाँ पर हम भूतपूर्व नॉलेज से इसको बाहर निकाल देंगे। हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, क्योंकि यहाँ हमको जानकारी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, चार्ज तो यहाँ है ना, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानकारी था नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिए। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तुम लोग से जीरो भी ले सकते थे, जीरो लगे तो इक्वेशन इनवैलिड हो जाता, चाहे जीरो भी ले सकते थे, लेकिन कांस्टेंट भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर लिए, गॉसियन सरफेस अंदर में पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ई को रन देते हैं, ये तो फिर से वही आएगा 4 पाई आर स्क्वायर जो आता है, अगर आर माने हो तो, इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये मान लो 4 पाई आर स्क्वायर आ भी गया, लेकिन इसके अंदर चार्ज है क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, कहानी खत्म। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली जीरो आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। मान लो यहाँ
इस पार्टिकुलर पॉइंट पर। इसका कहानी खत्म हो गया। देखो ग्रीन वाला पब से ध्यान देना सिर्फ, ये हमेशा गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे और जो हमारा स्फीयर है उसका डिस्टेंस कैपिटल आर लेंगे। फिर से वही काम करिए, देखिए शॉर्ट में इसको निकाल लेते हैं। ई डॉट डी एस क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से ई को बाहर कर दीजिए। गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ ना ऐसे, ये गॉसियन सरफेस आपका बनेगा, देखिए इस तरह का। ये ग्रीन वाला आपका गॉसियन सरफेस होगी। ई को बाहर निकाल दिए, डीएस बताइए तो इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब क्यू इंक्लोज कैसे निकालोगे? सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू इंटू ए, सॉरी उल्टा बता दिएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है या क्यू बाई एरिया होता है। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा रहने दो। इंसुलेटेड चार्ज, देखो इसको सिग्मा बोलते हैं, जब सरफेस पर चार्ज फैलता है तो उसको सिग्मा बोलते हैं। ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये डी क्यू बाई डी एस होता है, ये सब आप लोग जानना चाहिए। सिग्मा है। अब एरिया, ये जो एरिया लोगे किसका लोगे? इस स्फीयर का लोगे, क्योंकि चार्ज कहाँ फैला हुआ? स्फीयर पर। सिंपल है, स्फीयर पर फैला हुआ ना। देखो ये डीएस में गॉसियन सरफेस की जरूरत है और इसमें इस अंदर वाले की जरूरत है, तो सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। निकल गया ये क्या वैल्यू रख दो यहाँ पर, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आ गया आसानी से, देखो कितना आसानी से आ गया ये। और ऑन द सरफेस के लिए कुछ सोचना नहीं है, ऑन द सरफेस के लिए r इक्वल टू आर कर देना, क्योंकि ये जो देखो ये छोटा r हमेशा गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का जो r है और इसका जो r है दोनों को बराबर कर देना, तो E इक्वल टू सिंपली आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हॉलो इंसुलेटेड स्फीयर के लिए। यदि इसे ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? सिंपल सा ग्राफ, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, एक शॉर्ट में आप लोग बता दिए। क्वेश्चंस अगर इस पर आएगा, न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है, ऐसे इस लेवल में तो देना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए देख लीजिए, ये आपका रेडियस से कहाँ तक, मान ये 0 है, ये हम यहाँ 0 है, देखिए ये वाला 0 यहाँ बना है, और इधर r का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, r का वैल्यू बढ़ेगा, r का वैल्यू बढ़ते 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 मैक्स यहाँ कैपिटल R होगा, और फिर वहां से बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा सरफेस से बाहर। देखिए ये आपका स्फीयर है, R देखो गॉसियन सरफेस का वैल्यू को R बोलते हैं, तो गॉसियन सरफेस का वैल्यू क्या हो गया? सेंटर से बढ़ते बढ़ते R हुआ, बढ़ते बढ़ते बाहर निकलते जाएगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो R के साथ कैसे वेरी कर रहा है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यानी यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो R से कम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा ही नहीं। मतलब ये जो आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस है, इससे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो 0 बन गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बन भी रहा है तो क्या बन रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो क्या लगातार डिक्रीजिंग बन रहा है ना। ऑन द सरफेस पर ये वैल्यू आ रहा है, ये ऑन द सरफेस हो गया। इसके बाद देखिए आर स्क्वायर, यहाँ से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है डिस्टेंस के साथ, तो ये डिस्टेंस हो रहा है ऐसा आ गया। याद रखिएगा ये कुछ नहीं है, ये आपका हो गया ऑन द सरफेस, ये हो गया इनसाइड, और ये हो गया आउटसाइड। ये आउटसाइड के लिए है, इनसाइड के लिए ऑन द सरफेस पर। और इसमें कोई पूछना चाहते हैं कि आगे बढ़े? इसमें कुछ है नहीं, फिर भी कहीं मिस कर रहे हैं तो बोलिए। बता देंगे, फिर से बता देंगे, पूछने में नहीं शर्माइए आप लोग, बोलिए। सर ये कंडक्टिव का भी तो यही होगा। किसका? कंडक्टिव सरफेस के लिए भी तो यही होगा, स्फीयर के लिए। हाँ हाँ, दोनों तो एक ही होगा, क्योंकि चार्ज से वो भी सरफेस में आ जाएगा अगर कंडक्टिव सरफेस है तो। अच्छा, अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहा तो सेम ही। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या यही होगा कि हॉलो के लिए ये होगा? दोनों के लिए तो सेम होगा ना सर? दोनों के लिए होगा, हाँ सही बात। क्योंकि सर वो अंदर में तो चार्ज रहेगा नहीं, वो तो सरफेस पे आ जाएगा ना। हाँ 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 सही बोले, हाँ चलो ये चीज हम आगे बताते हैं, चलो तुम पहले ही पूछ दे, अच्छी बात है। ये जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं ना,
ये इंसुलेटेड स्फीयर के लिए है ना, मतलब प्लास्टिक का एक गोला है उसके ऊपर चार्ज आप डाल दिए। लेकिन अगर अगर आप ये कंडक्टर के लिए अप्लाई करिएगा, है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये जो आप फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं यहाँ पर, है ना, ये आपका हॉलो और कंडक्टिंग, हॉलो और सॉलिड, एक सेकेंड, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए वैलिड है। ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर और ये स्फीयर में अंतर है। ये कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात बोल रहे हैं, ये हम इंसुलेटेड के लिए निकाले हैं और वो हॉलो के लिए निकाले हैं। इंसुलेटेड में सॉलिड के अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बस एक रिवीजन हो गया आप लोग जल्दी में, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, निकालना सीख लिया आप लोग एक साथ में, दोनों तरफ से मूव करना और निकाल लेना, ठीक है। ये हॉलो और कंडक्टिंग दोनों के लिए वैलिड है, अगर एक डिराइव कर ले दोनों याद रहेगा। आपको एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चन दे सकता है इस तरह का, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सॉलिड स्फीयर से, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से, या हॉलो स्फीयर से, या हॉलो इंसुलेटेड स्फीयर से हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा। देख लो, इस तरह से वेरी करता है। ऑन द सरफेस हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी इसका दुगना, इनफाइनाइट सीट का दुगना होता है। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन दिमाग में बैठा के रखना है। कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, इसलिए हॉलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, उसका भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट यही आता है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से देख लीजिए, 4 सॉलिड स्फीयर, 4 सॉलिड इंसुलेटेड स्फीयर, 4 सॉलिड इंसुलेटेड स्फीयर। और एक और बात है, हम सब में ये सब आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि सब में हम अभी तक सिग्मा, जैसे कि ये सब में जो है सिग्मा को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, सिग्मा में वेरिएशन नहीं है, मतलब चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां भी हमारा सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये आपका लोअर लेवल का चीज है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिग्मा वेरिएबल होगा, अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन एडवांस जाएगा, आपको डिराक डेल्टा तक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आप लोग सब पढ़े हैं, जल्दी से जरा इसको देख लेते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग बिल्कुल फिजिक्स से नाता टूट गया है, उन लोग के लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा इसमें। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब चार्ज सब जगह फैला हुआ है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, सब जगह चार्ज इसमें फैला हुआ है। क्या कंडक्टिंग clear में होता है। है? सब जगह फैला रहता है, खाली अंदर रहता है। अरे नॉन कंडक्टिंग केस का है ना। हाँ, इंसुलेटेड है, सब जगह रहता है, सब जगह चार्ज फैला रहता है। नॉन कंडक्टिंग में, कंडक्टर में तो होगा ही नहीं, है ना, कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पर चला आता है, इसीलिए कंडक्टर पे यही फॉर्मूला वैलिड है जो इसके लिए है। ये भी इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड कहिए या नॉन कंडक्टिंग बोलिए। चलिए, तो इसके लिए आप रंग बदलेंगे और आपको बताएंगे। हम लोग को 3 तरह निकालना है, जल्दी देखिए। इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए, और तीसरा हम लोग का, आप लोग अगला क्लास के लिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ के रखिएगा। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं कोई? यस सर। कौन पढ़ा है? पढ़े हैं, गोविंद पढ़ा है। अच्छा, आप लोग में और कौन ज्वाइन किया है? कुंती है, लक्ष्मण है, पूनम है, नया में कौन ज्वाइन किया? उज्ज्वल है, का अप्रूवल मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है।
एक मिनट रुकिएगा आप लोग। नहीं ठीक, उज्जवल विजय शुक्ल, ठीक। इनसाइड, आउटसाइड और ऑन में, ऑन नीचे ही रखते हैं, तुरंत हो जाएगा बगल में ऑन आता है। देखिए जल्दी से फिर से वही काम करेंगे, ई डॉट डी एस, सब इमेजिनेशन से आपको इतना इमेजिनेशन करना सीखना होगा। ई डॉट डी एस और रो इंक्लोज्ड, यहाँ रो होगा कि सिग्मा होगा जी? सॉलिड स्फीयर है ना, यहाँ पर रो हो जाएगा, रो होगा सर। क्योंकि वॉल्यूम में फैला हुआ ना। देखिए यहाँ पर क्या था ना, यहाँ सरफेस पर सिर्फ था, यहाँ चार्ज पूरा फैला हुआ, तो चार्ज जब पूरा फैलता है तो ये वाला रो होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम है ना, इसलिए यहाँ पर रो होगा। ये होगा क्यू इंक्लोज, कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले यहाँ से ई बाहर निकाल दीजिए, डीएस, डीएस मतलब इनसाइड, इनसाइड कोई पॉइंट लीजिए, इनसाइड पॉइंट लेकर इस पर एक सर्कल बनाइए तो दिखेगा ही नहीं। इनसाइड पॉइंट लेकर यहाँ पर एक सर्कल बनाइए, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका रेडियस आर हो गया, बड़े वाला का भी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। गॉसियन सरफेस बिल्कुल आसान, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये वाला देखिए बार बार गोली है बन रहा है, इसलिए 4 पाई, देखिए आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर ही आता है, लेकिन 0 हो गया, यहाँ पर भी 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि गॉसियन सरफेस गोली बनता है, यहाँ गोल से गॉसियन सरफेस बना है। अब आ जाइए इस साइड में, ये आपको मेन यहाँ समझना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि Q इक्वल क्या होता है, सिग्मा बाय एरिया। फिर कब बताना, रो का बात हो ना, उल्टा सीधा बता देना। तो रो इक्वल टू होता है Q बाय भी, तो Q इक्वल टू होगा रो भी, है ना। तो रो तो आपका फिक्स है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम में ये इंक्लोज्ड है, ये जो आपका चार्ज है अंदर का चार्ज, देखिएगा गॉसियन सरफेस, जब भी यहाँ पर इंक्लोज चार्ज है तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, देखिए यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज का वैल्यू यहाँ लिखे थे, सिग्मा इंटू जितना जो आपका सरफेस एरिया चार्ज का, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज वैल्यू 0 था, वैसे यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस जो बना इसके अंदर का चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसी वॉल्यूम में फैला हुआ है, और ये जो पूरा वॉल्यूम इतना ही दूर में चार्ज फैला हुआ है, सिंपल है। देखिए इस इतना ही दूर में चार्ज फैला हुआ है, इतना ही दूर में, तो इसी चार्ज का वैल्यू यहाँ लिखना आपको, क्या लिख दीजिए, सिंपल है। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर में यही वाला आर रह जाएगा, हो गया सिंपल। रो 4/3 पाई आर क्यू, हो गया कहानी खत्म। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए एक लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सब कर सकते आंसर, 4/3 4 पाई कटेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ये बचेगा। तो देख लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर वेरिएशन, ये भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, सिंपलेस्ट है। जबकि यहां पर आ जाओ, फिर से वही Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई फिर से बाहर निकाल दो, आउटसाइड की बात हो रही है। जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो एक तो आपको स्फीयर तो बनाना पड़ेगा आउटसाइड ना, आउटसाइड एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, इसको इस कलर से बना देते हैं, देख लो यहाँ ऐसे गोल बनेगा, इस तरह से गोल 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 गोल, अरे यहाँ गोल नहीं बनता हमसे, बनेगा ये, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इस पार्टिकुलर पॉइंट पर तो रेडियस फिर से वही आर लेंगे, इसका कहानी खत्म हो गया अंदर वाले का, अब इसका बात कर रहे हैं। बताओ ये तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और रह गया एप्सिलॉन नॉट, ये रो के साथ वॉल्यूम, रो के साथ कितना वॉल्यूम में चार्ज है, तो चार्ज बड़ा गॉसियन सरफेस वाले चार्ज से कहीं दूर में है ना, तो फिर से वही होगा 4/3
लेकिन इस बार आर क्यू में कैपिटल आर होगा क्योंकि आर इतना ही दूर में, पहले चार्ज इतना दूर में था, अभी इतना दूर में हो गया, फॉर्मूला निकल गया, सब कुछ कट के क्या यहीं से रिजल्ट आएगा रो आर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी यहां पर E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। देख लीजिए यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है। आउटसाइड में वेरिएशन हमेशा इनवर्सली होता है, यहां से पॉइंट निकल के आया कि आउटसाइड में वेरिएशन हमेशा इनवर्सली ही होता है। ठीक है, ऑन में आ जाओ, ऑन में सिंपली क्या करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर को बराबर कर देना है, इसको घसका के यहाँ लेते हैं, यही फॉर्मूला, ऑन डिराइव करने की जरूरत ही नहीं, तो निकल जाएगा सिंपल आर, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर पुट करेगा तो आर कट जाएगा 3 एप्सिलॉन। ऑन द सरफेस में गॉसियन सरफेस से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और इसका यदि हम आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था सर, यही कब आया? क्वेश्चन सर, इस बार पिछला वाला में सर। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, वेरिएशन के साथ कुछ होगा क्वेश्चन, ये जो बता रहे आने वाला क्वेश्चन है, कोई भी आपको, हाँ इंटर लेवल जो लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है, एक रिफ्रेशमेंट हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट, यही चीज का कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। एग्जाम में आप बैठ के डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं पूरा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसको खाली समझ लिया जाए हम लोग। अब रह गया ग्राफ बनाना, ग्राफ में वही बात, ये 0 हो गया, आर देखिए 0 से यहां से सेंटर से कैपिटल आर तक पहुंच जाइए, नीचे रेडियस का वेरिएशन है सेंटर से। अब ग्राफ बनाइए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, अब ग्राफ बनाइए। पहले देखिए आर पर क्या हो रहा है, ये आर पर क्या, आर पर वैल्यू ये है, यानी आर पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू बना दो, ई का कुछ वैल्यू है आर पर, ये वाला वैल्यू, इसको ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट वैल्यू कितना है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया जाए, अब देखिए अंदर वाले में क्या वेरिएशन हो, अंदर वाले में देखिए, इनसाइड वाले में तो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब ग्राफ एकदम सीधा आ जाएगा, यानी इनसाइड, ये इनसाइड की कहानी होगी, ई इनसाइड। अब आउटसाइड की कहानी सेम है, जो कहानी यहाँ पर है वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर लिनियरिटी नहीं दिखता है, यहाँ 0 रहता है, यहाँ पर लिनियरिटी दिखता है, ठीक है। बाकी इसको आप डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए, और आउटसाइड के लिए आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, हो गया कहानी खत्म। ये आपका हो गया ई आउटसाइड के लिए, ये सारा कहानी खत्म हो गया। तो ये सब आसान सा चीज था, लेकिन एक ब्रशअप जरूरी था, और आप इसको बनाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास 2 स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके पास 2 स्फीयर है, यहाँ तक आगे, एक स्फीयर ये है, और इसी के अंदर एक और स्फीयर है, इसके अंदर 2 स्फीयर, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब क्या है, इस स्फीयर में ये दोनों के बीच में, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, ये नहीं बन सकता, चलो जो है इसी से काम चलाओ। ठीक, चलिए हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ 2 रेडियस दिया हुआ, ये इसका रेडियस ए है अंदर वाले का, और बाहर वाले का रेडियस बी है, और इन दोनों के बीच में जो है सारा चार्ज भरा हुआ, देखिए ये सारा यूनिफॉर्म चार्ज भरा हुआ चारों तरफ से, ठीक है, सारा चार्ज भरा हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट देखिए, एट पॉइंट, इसको बोलता है P1, इसको बोलता है P2 और इसको बोलता है P3। एट पॉइंट P1, P2 एंड P3। P2 P3 का जो डेरिवेशन है P1 पर क्या होगा हमको ये बता दो कोई। होगा सर, होगा, क्या होगा? 0 होगा, P1 पर तो 0 होगा क्यों 0 होगा? सर। उसका उसके लिए तो गॉसियन सरफेस, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इनवर्ट तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके हाँ। लिए तो 0 ही होगा। P2 के लिए इनवर्ट तो P2 के लिए कैलकुलेशन करना होगा सर, वो एक स्फीयर सपोज करके सर, वो जो भी होगा उस पॉइंट पे। और आप वही वही कंडीशन यूज करेगा ऐसे वाला, E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही कंडीशन करके है ना, ऐसे ही कंडीशन करके इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या इसको एज ए होमवर्क छोड़े? एक आप लोग वेरिएबल वाला बता ठीक है, दो, इसको होमवर्क आप लोग वेरिएबल बताइए सर, इसको होमवर्क कर लेंगे सर। ठीक, चलो इसको होमवर्क कर लेंगे। हाँ ये होमवर्क है, नहीं हम बताएंगे। वैसे देखिए आपको दो चीज छूट रहा है, एक तो ये वाला और एक तो पीछे का, एक तो लाइन चार्ज वाला कुछ लोग बना के भेजे हैं, जो इस तरह क्वेश्चन था, सब जगह चार्ज रखे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो भी छूटा हुआ बताएंगे। इसको ट्राई करिएगा, आंसर में बता दे रहे। देखिए E का वैल्यू, E P1 का वैल्यू, म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए। P1 का वैल्यू आपका कितना है? 0 है। P2 का वैल्यू आपको बता देते हैं, P2 का वैल्यू आएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट RQ माइनस AQ बाय R स्क्वायर, और इसका आएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट BQ माइनस AQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसको आप ट्राई करिएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहे थे, सिग्मा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, है ना, सब जगह उसी तरह का था। लेमडा कांस्टेंट, यहाँ लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है। अब बोलो सर लेमडा वेरिएबल है तो लेमडा इक्वल टू कुछ CX स्क्वायर दे देगा, एक्स के साथ वेरिएशन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल था, इंटर लेवल आप यही सब पढ़ना है। ये थोड़ा सा अलग दिख सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप करने की कोशिश किए हम लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। एक ये क्वेश्चन करके आज हम लोग सम अप करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए क्वेश्चन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस समझ रहे हैं ना, इन द सेंस कि आपका अब रो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा, हो सकता है y के साथ वेरी करे, x के साथ वेरी करे, मतलब इट विल कंटेन एन इक्वेशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है। क्वेश्चन है ए स्फीयर विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रो AR, R लेस देन इक्वल टू R, रेडियस ऑफ स्फीयर R दिया हुआ, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू R, और 0 है R ग्रेटर देन कैपिटल R। फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। नंबर 1 इनसाइड, B आउटसाइड, और C ऑन दी स्फीयर। ठीक है, स्फीयर विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फीयर है, इंसुलेटेड स्फीयर है, फुली चार्ज है।
जब भी हम अब स्फीयर बोलेंगे, जब तक कंडक्टिंग ना बोले आप लोग उसको समझिएगा कि वो इंसुलेटेड स्फीयर है, ठीक है। और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर पे होता है तो रो में होता है, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम में होता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर, ठीक है। ये वेरिएशन का रिजल्ट दिया हुआ है। देखिए डायग्राम आपको बताते हैं, जो लोग बना सकते बनाइए, हम समझाते हैं। देखिए आप लोगों को जो ट्रिक बताया है वैसे ही शुरुआत करना है। फिर से आपके पास वही कहानी है, फिर से आपके पास वही कहानी है, फिर से आपके पास एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस कैपिटल आर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में बनाया, यही बनाया। अच्छा चलो एक पार्ट यहाँ सॉल्व करें, कुछ करते हैं। आपसे बोला गया कि इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। आप यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर लोगे। आप फॉर्मूला यूज करेंगे गॉस लॉ का, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से E बाहर चला जाएगा, फिर से आपका इंटीग्रेशन ds होगा, और ds का इंटीग्रेशन फिर से आपको वही 4πrs करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी एप्सिलॉन रहेगा। अब रहा बात इसका कहानी, इसके अंदर चार्ज है कितना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, देखिए हम लोग पढ़े हैं रो इक्वल टू dq बाय dv पढ़े, और आपको हम समझाए थे कि dq इक्वल टू रो dv होता है, और रो बाहर निकल जाता है और सिर्फ dv बचता है। या dq इक्वल टू, नहीं dq नहीं, q q q q q, अगर सिंपल सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, अरे ऐसा कर दिया, देखो dq इक्वल टू रो dv कर दिया, दो तो इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्यों बचा, इधर रो dv बचा। रो बाहर निकल जाता था कब, जब रो कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है, यहाँ पर आपको अब क्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी अब क्यू निकालने के लिए आप ये सीधे फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अभी तक आप लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते थे, रो इक्वल टू क्यू बाय वी, तो क्यू इक्वल टू रो भी कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा रो डीवी, ठीक है। देखिए इधर वाला कुछ टच ही नहीं करना, जो कहानी यही करना है, रो। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, रो इंटीग्रेशन रन दीजिए, थोड़ा सा पढ़ा ही लिखते हैं, किनारे करते हैं, 1/1 किनारे कर देते हैं। बचा रो, रो के जगह क्या दिया हुआ, ए आर, फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर। तो आप जो ये गॉसियन सरफेस देख रहे हैं, है ना, उसके किस चार्ज की बात कर रहे हैं आप, लेस देन आर। अरे पूरे से नीचे की ओर बात कर रहे हैं, तो पूरे के नीचे की ओर का वैल्यू ए आर दिए हुए, आर के वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटा है, यही ना आर है आपका, आर के वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटा है, ये आर समझिएगा, ये आर गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है या सेंटर से दूरी की बात कर रहा है। अगर सेंटर से दूरी कैपिटल आर से छोटा है तो ए आर है, ए आर पुट कर दीजिए, ए आर डीवी डीवी। अब देखो यहां पर कौन बताएगा डीवी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द स्फीयर, स्फीयर है ना, स्फीयर के लिए कार्टेशियन फॉर्म में बताइए डीवी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कौन बताएगा। dx dy dz तीनों के फॉर्म में हो जाएगा सर। अरे नहीं नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा ना, dx dy dz से नहीं होगा। आप हमको पोलर फॉर्म बताएं ना, इस समय 4 पाई आर स्क्वायर दिया सर, नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर देखिए आर है, आर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट रहता है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आर है। आप पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करिए, r into r r d phi आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। तो कितना बार बताएं आप लोगों को, शुरुआत में बताए थे, ये बार बार हमको जरूरत पड़ेगा। और इसमें भी जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सीधे क्या हो जाता है, 4 पाई हो जाता है, और बचता सिर्फ क्या है, आर स्क्वायर डी आर ही बचता है। यानी डीवी का जब भी इंटीग्रेशन होता है ना, तो 4 पाई अगर आगे आप निकाल दिए, 4 पाई अगर आगे निकाल दिए तो आपके लिए बचेगा सिर्फ कितना, आर स्क्वायर डी आर बचेगा। इसके अलावा रो के अलावा
किसी को यहाँ दिक्कत है पूछ लीजिए। ये आपका डीवी का होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी, कई बार बताया। ये 3 इंटीग्रेशन है, यहाँ पर डीवी ना है, 3 तो इंटीग्रेशन है। तो 3 इंटीग्रेशन में ये 2 इंटीग्रेशन जो है ना साइन थीटा के साथ ये गायब हो जाता है, 4 पाई से लिखा जाता है, और आर स्क्वायर डी आर वाला इंटीग्रेशन खाली बचता है। 3 में 2 इंटीग्रेशन खत्म और 4 पाई लिखा है, 4 पाई बाहर निकाल दिए, हो गया यहाँ। तो जो बचा उसको लिख दीजिए, है ना। जो बचा यहाँ पर लिखिए, क्या बचा है हमारे पास, 4 पाई बाहर निकल गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू होगा ना, आर क्यू का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे, 0 से आर ही रहेगा, लिमिट 0 से आर ही रहेगा। क्या बचेगा देखिए, आर क्यू मतलब ये आर क्यू होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आर क्यू होगा यानी R4/4 बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे R4/4 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये R4 बचे, किसी का म्यूट हो गया लगता है, देख लो यहाँ पर R4/R आ गया, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, जो बचे हैं लिख दो, है ना। तो ये दोनों साइड से आप सॉल्व कर लो, दोनों साइड सॉल्व कर लेना। E इक्वल टू आएगा ए, अच्छा ए छूट गया यहाँ जी, ये भी रहेगा। ए इक्वल टू बचेगा ए R स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा। एक बार मिला लेना तुम लोग, रिजल्ट यही आना चाहिए, यही आएगा रिजल्ट। कोई पूछना चाहते हैं इसमें तो बोलिए। एकदम यहीं से शुरुआत करना, गॉस लॉ यही है, इसलिए हम दोनों को बाइफरकेट करके पहले बताए थे, फिर एक साथ बता दिए। इनसाइड का कहानी खत्म, अब आ जाओ आउटसाइड में। कोई पूछना चाहते हैं इसमें, नहीं ना, नहीं सही है लास्ट सर। में। हाँ चलो फिर से आ जाओ सर हमारे पास। हाँ बोलो। सर हम पोलर फॉर्मूला थोड़ा कम यूज करते हैं सर, आप जो यूज करते हैं ना। हम आर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल एलिमेंट लिए थे, हाँ और डी आर करके फिर उसको डिलीट किया, वो तो ही आया आंसर। और सीधे डी आर ले लिए। हाँ सर, स्फेयर ले लिए उसको, आर सेंटर से आर डिस्टेंस, स्फेयर में ठीक है, डी आर लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट भी तो बन ही गया। तो तुम क्या ले, 4 पाई R स्क्वायर डी आर ले लिया, हाँ सर। तुम यही ना लिया होगा, 4 पाई R स्क्वायर डी आर, यही ना। हाँ हाँ ठीक है, तो अरे बताओ, वही ना पढ़ रहा है, वही ना किए हमें है। तो देखो, अगर 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 डायरेक्ट इसको यूज करते रहोगे तो ये कभी कभी क्या होता है ना, थीटा और फाई का वेरिएशन होता है, हम बताएंगे क्वेश्चन, उसमें थीटा और फाई का वेरिएशन होता है, तो तुम ये डायरेक्ट यूज करोगे रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कभी हाँ भी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमेशा एकदम मेन फॉर्मूला चला करो। चलो यहाँ देखो, फिर से हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर पर फिर से हमारे पास चार्ज है, ये आउटसाइड के लिए बना रहे हैं, ये हमारे आउटसाइड के लिए। चलिए इतना देर तक बहुत लोग पेशेंस रखे हैं, पेशेंस रखना चाहिए, धीरे धीरे आदत बढ़ाइए आप लोग, टाइमिंग और बढ़ाएंगे हम। 26 लोग हो गए, कहाँ 35 थे और 26 हो गए। पेशेंस है ही नहीं, जिसका पेशेंस नहीं वो कभी तैयारी नहीं कर पाएगा। जिनको क्वालिफाई करना है, मान लीजिए जो ऑलरेडी टीचर है वो आना जाना कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग इसमें टीचर हैं, जैसे करम सर हाई स्कूल में ऑलरेडी हैं, सुबल है कि निकल गया पता नहीं, वो भी चला गया। पेशेंस रखिए, पेशेंस। अरशद है कि चला गया पता नहीं। टाइमिंग भी आप लोग चेंज करेंगे हम, बस 1-2 दिन और रुकिए, उसके बाद हम 8 बजे कर देंगे। आउटसाइड द स्फीयर की बात करते हैं। आउटसाइड द स्फीयर यहां पर इस पॉइंट पी पर, फिर से वही बात हम लोग करेंगे। अब वो डायग्राम हम नहीं बनाने जा रहे हैं, फिर से वही काम, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
फिर से ई हमारा बाहर निकलेगा, बचेगा डीएस। डीएस का तो हर बार वही होता है कहानी, मतलब फिर से आप आउटसाइड बनाना तो फिर से एक सर्कल बनेगा यहाँ, जिसका कि रेडियस आर होगा, अंदर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। फिर से हमारा ये 4πr² हो जाएगा, ये 1/ε0 अब रहने दो। अब बचा क्यू इंक्लोज, कितना चार्ज इंक्लोज करेगा ये, आपको फिर से उसी तरीके से निकालना होगा, फिर से आपको क्यू निकालना होगा। ये याद रखिए, हमेशा हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी। अब यहाँ से यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, या रो इंटू डी टॉ, यही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। फिर से वही कहानी हमको करना पड़ेगा, रो का वैल्यू डीवी, रो रहने दो, डीवी का फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये आउटसाइड द स्फीयर है सर, 0 हो जाएगा। आउटसाइड द स्फीयर 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा सर। आंसर मैम, यही तो सोचना है आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा। देखिए सही बात है आप जो कह रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं, देखिए जो लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है, देखो यही सब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए सोचे तो सही कि 0 हो सकता है, यही बड़ी बात है। देखिए यहीं पर आपको बता रहे थे, देखिए इस चीज को समझिए, ये होगा रो। अब बाकी सब जो होता है पहले लिखिए आप, r² sin थीटा d थीटा d फाई dr, ये dv का है, रट जाइए इसको। अब हमको ये बताइए, ये जो आपको q लेना है उसका वेरिएशन कहां से कहां है, ये आपको किसका, तो बॉडी का लेना है ना। देखो इनसाइड में जो वेरिएशन लेना था, इसका लिमिट था किसका, अंदर वाले का, और आउटसाइड में जो वेरिएशन लेना है वो तो बॉडी का ही लेना है। ये जो लिमिट है कहां से कहां तक काम करेगा, इसके लिए जो लिमिट लेना है वो किस वॉल्यूम के लिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर इंक्लोज के लिए तो यहीं से ही काम करेगा ना, हमको तो इसी का ना चार्ज से मतलब है, तो लिमिट तो 0 से r होगा, और 0 से r में तो रो वैलिड है ही, r जब तक कैपिटल R से छोटा है या इक्वल है, यहाँ पर तो कैपिटल R की इक्वल है, इसलिए 0 to r है यहाँ, इसलिए यहाँ पर भी रो का वही फॉर्मूला होगा, यहाँ पर भी रो आपका AR ही होगा, बाकी r² होगा, ठीक है, और बाकी 4π तो रहेगा ही, 4π dr, ठीक है। तो यहाँ से 4π a बाहर निकल जाएगा, फिर से वही बात, r⁴/4 बचेगा, पाई a r⁴ बचेगा, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा a, देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा पाई a r⁴, ठीक है। इलेक्ट्रिकली यहाँ से निकल के आ जाएगा a r⁴/4 ε0 r², ये हो रहा है रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ऑन द सरफेस कौन बताएगा, ये तो कोई बता सकते हैं, है ना, a r²/4 4 ε0,